तो दोस्तों गो मैकेनिक कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ा स्टार्टअप था, एक रेवोल्यूशनरी कंपनी होने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि भाई कंपनी अब बंद होने की कगार पे है। बताएंगे आज के इस वीडियो में कि इसके जो फाउंडर ने क्या झोल झपाटा किया, ये कंपनी ने कितनी वाहियात हरकत की है, और इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ फायर हुए बेचारे उनकी क्या गलती थी इसके पीछे और क्या नहीं थी, वो भी बात करने वाले हैं। मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। वीडियो बनाते हुए मुझे स्टार्टअप कल्चर का थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि वाकई क्या हम लोग स्टार्टअप कल्चर के जो है, जो अपने आप को स्टार्टअप का मानते हैं, जो स्टार्टअप के 14 हैं, वो ये मानते हैं कि भैया क्या सच में कि हम लोग सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और गो मैकेनिक की राइज और इसके डाउनफॉल के बारे में हम बात करेंगे, एक्चुअली हुआ क्या। और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, और आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, मुझे ज़रूर लिखिएगा, जो बताने वाला हूँ उस बारे में भी। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि आने वाला जो दशक है 2030 तक, वो भारत का है, भारत के एंटरप्रेन्योर्स का है, भारत के में जो स्टार्टअप्स फंड हो रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनका है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई पता है आप लोगों को? 70% से लेके 80% जो हमारे जो स्टार्टअप है ना, वो कॉपीड है बाहर से। कॉपीड बोल दिया क्या मैंने? नहीं, इंस्पायर्ड है, वो इंस्पायर्ड है भाई बाहर से। अगर मुझे ये स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले मुझे क्या होता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होता है, मुझे कोई इनोवेशन करनी होती है, मुझे कुछ चीज़ देखनी होती है। इवन तो आप देखोगे ना, शार्क टैंक इंडिया में भी जितने आ रहे हैं, मोस्टली आपके आएंगे खाने पीने वाले आएंगे, उसके बाद कुछ कॉपीड आएंगे, बस, और कुछ नहीं। बहुत कम ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं जो आए भी हैं शार्क टैंक इंडिया में, जो वाकई खुद की इनोवेशन से आया, जो वाकई बहुत मेरे को भी टच किए थे कि आपने खुद कुछ इन्वेंशन किया है, आपने खुद कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, तब आप एक फाउंडर है, तब आप एक स्टार्टअप खोलें, तब आप एक कंपनी स्टार्ट करें, तब आप वाकई जो एंटरप्रेन्योर कहते हैं ना, वो आप हैं। नहीं तो भैया कॉपी तो करना आइडिया, वो तो हम कहीं से भी कर लेंगे। बात करते हैं गो मैकेनिक के बारे में, जो टॉपिक है आज का। एक्चुअली इसकी शुरुआत जो है 2010 से शुरू हुई थी, जिसके बाद बहुत सारी कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी इसके अंदर आई, जैसे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, उसके बाद ऑटो दुकान, अभी OLX ऑटो भी मिल जाएगी आपको, और मारुति 2 भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ गो मैकेनिक भी शुरू हुई 2016 के अंदर। सो कट टू 2016 में दो दोस्त गुड़गांव के अंदर, अमित भसीन और कुशल, जो फाउंडर है गो मैकेनिक है, इन्होंने एक सेकेंड हैंड कार ली। सेकेंड हैंड कार लेने के बाद जो प्रॉब्लम सबको होती है, इनको भी वही हुई, कोई यूनिक काम नहीं हुआ इनके साथ। इनको भी जाना पड़ा बार बार गैराज के अंदर, और वहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई हमें बहुत टाइम लग रहा है, हमारा दिन भर पूरा वेस्ट हो जा रहा है। और दूसरा कि यहाँ पे इनको ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही थी कि जो ये पार्ट लगा रहे हैं क्या वो सच में वेरीफाइड है या नहीं है। जो OEM वेरीफाइड चीज़ होती है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो वेरीफाइड करते हैं, वो पार्ट लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और इसी वजह से जो लोकल पार्ट्स लगते थे उनकी कार को भी डैमेज करते हैं, और बार बार इनको वर्कशॉप के अंदर आना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम इनको समझ में आई, तो इन्होंने देखा कि शायद ये प्रॉब्लम और लोगों को भी होगी। जब उन्होंने बड़े स्केल में इसकी रिसर्च की तो उनको देखा कि वाकई में ये प्रॉब्लम और लोगों के साथ भी है, कि जब कंपनी की जो सर्विस टेन्योर जब ख़त्म हो जाता है, आपको नई कार लेते हो तो 1 साल तक कंपनी फ्री सर्विस देती है। उसके बाद जो कंपनी में सर्विस करने जाते हैं उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। सो अगर आप लोकल शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे चार्जेस तो कम है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे यह है कि वहाँ पे जो है क्वालिटी का इशू है, लोगों को भरोसा नहीं होता था। सो इन्होंने एक गैप देखा और एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम रखा इन्होंने गो मैकेनिक। गो मैकेनिक नाम तो बहुत औसम था। 2016 में उन्होंने शुरू किया, और ये लोग क्या करते थे, गैप भरते थे कस्टमर और जो लोकल जो शॉप वाले थे, जो वर्कशॉप वाले थे। इन्होंने एक चीज़ और देखी, जो लोकल वर्कशॉप वाले हैं ये हाईली ट्रेंड तो हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक्स एम्प्लॉयज़ थे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके आए हैं। इनके हाथ में बहुत ज़्यादा हुनर था, लेकिन इनको मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन में कुछ नहीं पता था, कि इन्हें 0 बटा नल की नॉलेज थी, कि इन्हें कुछ नहीं आता। इनको SOP नहीं, इनके पास कोई SOP नहीं था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि भाई अगर मैं अपने AC का रिपेयर करने आ रहा हूँ कार का, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि AC रिपेयर करना है कितना लगेगा, तो ये लोग बता नहीं पाते थे, क्योंकि इनके पास SOP था ही नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है। अब इन्होंने क्या किया, गो मैकेनिक ने पूरा चीज़ को समझा, और इनको जो लोकल जो शॉप वाले थे, इनको एक SOP दिया कि भैया अगर AC वाला ख़राब आता है तो आपको ये चीज़ चेक करनी है, और इसके इतने प्राइसेस उससे पहले ही आप बता देते।
अगर आपको क्लच प्लेट ठीक करानी है, अगर आपको ब्रेक ठीक कराना है, टायर चेंज कराना है, तो इसका ये चीज़ प्राइसेस है। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी हो जाती थी कि अगर कोई सर्विस कराने आता है तो उसे पहले से ही पता चल जाता है कि मेरी कार में इतना पैसा मुझे लगेगा, जैसे कि जो शोरूम में होता है वैसा ही यहाँ पे होने लगा। उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने कंपनी फॉर्म कर ली, इन्होंने इनके कम से कम 30-35 लाख रुपए इसके अंदर लगे। उसके बाद हुआ कैसे, ये सीधे गए बैंक के पास, सिक्वेयर ग्लोबल और टाइगर ग्लोबल के पास गए, तो उन्होंने इनको फंड किया अच्छा खासा। क्योंकि क्या है ना, बाहर के जो फॉरेन वाले बंदे हैं ना, सोचते हैं कि भैया इंडिया में तो भाई सारे के सारे और उस दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो कमाल धमाल कर देंगे, तो उन्होंने पैसा लगा दे दिया लोगों को। उसके बाद हुआ क्या, तो इन्होंने पूरा एक्सपेंशन में काम किया। तो सबसे पहला जो इनकी डील थी वो हुई थी B2B ओला और उबर के साथ। इनको लगा कि ओला उबर के संग हम काम करेंगे तो ठीक ठाक हम लोग काम कर सकते हैं। सो जो ओला उबर जितनी भी कार्स खराब होंगी वो इनके सर्विस सेंटर में आएंगी, जितनी भी नियर बाय सर्विस सेंटर होंगे वहाँ पे आएगी और वहीं पे ठीक होगी। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि B2B से हम लोग इतना पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि B2C से ही असली पैसा हम लोग कमा सकते हैं। सो इन लोगों ने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। ये लोग क्या करते थे, जो सभी कंपनीज करती हैं कि जो लोकल गैराज वाले हैं इनको अपने ब्रांडिंग के संग जोड़ते थे, उनसे कुछ पैसे और चार्ज करते थे और अपने सारे जो स्टेप्स थे वो उनसे फॉलो कराते थे। जैसे जो भी हो गया, कार आएगी तो उसके बाद उसकी जॉब शीट बनेगी, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, आपको पूरी यूनिफॉर्म पहननी है, मतलब एक तरीका बिल्कुल कंपनी का ही आपको कॉपी पेस्ट करना है उस तरीके से गो मैकेनिक के अंदर। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कस्टमर को चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि कस्टमर को यार एक सेटिस्फेक्शन मिल गया कि वाकई में मेरी कार को अच्छे से सर्विस कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम भी और सॉल्व कर दी इन लोगों ने कि जो OEM है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, वहाँ से ये लोग पार्ट खरीदते थे, बल्क में खरीदते थे। सो इनको वहाँ पे डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाता था और ये अपने शॉप में बेचते थे, जो इनके टाइप वाले पार्टनर्स थे। सो उसमें भी काफ़ी अच्छा कमीशन कर लेते थे। और जो इनको पैसा है कस्टमर के थ्रू भी आता, वही कस्टमर की गो मैकेनिक की सर्विस यूज़ करता था। और बिल्कुल A to Z चीज़ ये लोग समझाते थे उसको कि भाई आपकी सर्विस आने वाली है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, आ क्यों नहीं रहे हो, शक्ल दिखा दो जरा गैराज में आके, आपकी कार को हम देख लेते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ये सब चीज़ें करने लग गए। तो यहाँ तक ना सब कुछ सही चल रहा था कि ये लोग एक सच में प्रॉब्लम का सलूशन भी लगे हुए थे और काम कर रहे थे। भले ही वो बहुत बड़ा इनोवेशन था, कहीं से कॉपी उठाया हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे थे बहुत अच्छे से और कस्टमर को मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि भाई एक ट्रस्टेड नेम गो मैकेनिक 2016 से काम कर रहे हो, तो भाई 2022-23 तक सोचो कितना 6-7 साल। और गो मैकेनिक का नाम सबने सुना होगा। कुछ मेरे ख्याल से 1 साल पहले चैलेंज भी हुआ था जहाँ पे सारे के सारे जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, जो मतलब मोस्टली जो व्लॉग बनाते हैं, वो अपना कार का शीशा फोड़ रहे थे और गो मैकेनिक से अपना शीशा लगवा रहे थे, बिल्कुल, है ना। कितना अच्छा काम कर रहे थे वो लोग, उन्होंने उसके पैसे भी नहीं लिए होंगे, है ना। तो वो चीज़ कर रहे थे, तो आपने देखा भी होगा मार्केटिंग में बहुत खर्चा हुआ था। सो उसके बाद ऐसा हुआ क्या कि कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार पे है। तो हुआ ऐसा कि शार्क टैंक इंडिया आ गया, ठीक है। और इतने इनके साथ और भी जो पार्टीज़ में ये लोग जाते थे, तो उनके सारे जो भी दोस्त यार जो बने होंगे स्टार्टअप कल्चर के अंदर, तो वो सारे के सारे यूनिकॉर्न वाले थे कि हमने तो 8,000 करोड़ की हमारी वैल्यूशन की कंपनी है, हम तो यूनिकॉर्न वाले हैं, तो हम लोग तो एक स्टेप ऊपर बैठेंगे, आप लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में मजे लो, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में बैठेंगे। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया होगा। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे इन लोगों ने बोला नहीं, ये लोग घर पैर में कफन बांधा और बोला कि नहीं, हम भी अब बनेंगे, क्या बनेंगे, यूनिकॉर्न। और उसके बाद हुआ क्या है, जब उन्होंने सोचा कि हम लोग यूनिकॉर्न बनेंगे और बन के दिखाएंगे, तो अगले दिन ये ऑफिस गए। उन्होंने बोला कि बन कह सकते हैं, हमारे पास तो ना इतने गैराजेस है, ना इतने हमारे फाइनेंशियल अच्छे हैं कि हम लोग कोई हमें फंडिंग कैसे देगा। तो ये लोग है सॉफ्ट बैंक के पास। सॉफ्ट बैंक ने बोला ठीक है भैया, हम आपको फंडिंग दे देंगे, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो और आपकी फील्ड में कोई दूसरा बड़ा नाम है भी नहीं जिसमें आपके साथ काम करें, आप हमें अपनी रिपोर्ट दीजिए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स फंड है, कैसे कैसे आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट दीजिए। तो लोग इन लोगों ने रिपोर्ट दे दी है और सॉफ्ट बैंक ने देखा कि चलो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अपने जो पर्सनल के CA होंगे तो उसे चेक कराया, तो देखा कुछ झोल छाल सा लग रहा है कि यार इनके तो आधे से ज़्यादा जो उन्होंने दिखाए हैं पेपर्स के ऊपर है, गैराज तो इनके है ही नहीं, और इन लोगों ने उन गैराज जो है ही नहीं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा घुमा के तगड़ाबाजी कर रखी थी। तब सॉफ्ट बैंक ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करते हैं, आपकी फॉरेंसिक ऑडिट कराते हैं। सॉफ्ट बैंक ने बोला कि हम लोग आपकी ना फॉरेंसिक ऑडिट कराते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट जैसे उस टाइप की होती है कि डिटेल में जाके, बिल्कुल जैसे आपके बैंक में एक 10 रुपये आया और 10 रुपये यहाँ से गए, तो 10 रुपये आए और गए, उसकी रिसीप्ट और सब कुछ मतलब पूरा बैक हैंड में जाके वो चेक होगा। जैसे ही सॉफ्ट बैंक ने बोला कि हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट कराने वाले हैं आप लोगों का, तो उसके बाद ही कुछ दिनों बाद ही जो उसका फाउंडर था अमित बसीन, उसने बोल दिया कि हाँ, हम लोगों ने कुछ हमसे गलतियाँ हुई, हमसे कुछ फ्रॉड हुआ है। और उसके अगले 2 दिन बाद ही कम से कम 1100 एम्प्लॉइज़ वहाँ से निकाल दिए। टोटल इनके पास मेरे ख्याल से 1500 एम्प्लॉइज़ थे, उस थोड़े कम हो गए। और उनको भी बोल दिया कि आप 3 महीने, अगले जो बचे हुए एम्प्लॉइज़ हैं उनको 3 महीने तक बिना सैलरी काम करने के लिए बोल दिया, भैया करो, आपने खरीद रखा ना उन लोगों को।
और इनका फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, जैसे ही आ जाएगा तो उसके बाद तो कंपनी बंद होगी या चलेगी वो देखा जाएगा। दोनों ही फाउंडर्स को घर बैठा दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल फाउंडर्स से नहीं है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि ये जो कल्चर है, तो फाउंडर के संग कुछ भी हो मुझे नहीं पता, एक तो उन्होंने अपना नाम ख़राब करा अमित भसीन ने, ये फ्रॉड है, दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा तो उस पर फ्रॉड करेगा, और जिस भी नाम से जुड़ेगा तो फ्रॉड ही करेगा। तो एक आप समझ रहे हैं ना इससे कैसे कि फ्रॉड चीज़ हो गई, नाम ख़राब किया। उसके बाद हुआ क्या कि अब जो सबसे ज़्यादा जो का स्टेक है वो सिक्योर ग्लोबल के पास है। तो अब क्या करेंगे, इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी बंद कर दे, दूसरा नए ढूंढे फाउंडर और कंपनी दोबारा से शुरू करने की कोशिश करे। जो फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद ही कंपनी सोचेगी जो करना है वो करे। लेकिन मेरा कंसर्न है उन 1100 एम्प्लॉय से, बेचारों से, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे आ गए, इस कंपनी के पीछे। उन्होंने बोला कि नहीं हमें, उन्होंने और किस कंपनी के साथ जुड़े हुए उनको कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे। उन्होंने इस कंपनी के बेस पे शायद कोई लोन लिया, गाड़ी का लोन लिया, घर का लोन लिया, किसी और चीज़ का लोन लिया, वो बंदा पे कैसे करेगा? और जो बंदे फ्री में काम कर रहे हैं इनके यहाँ पे, उनका क्या? ये सवाल कौन पूछेगा यार? फाउंडर को यहाँ पे कोई जेल नहीं हुई, कोई चार्जेस नहीं लगे, बस उन्हें घर बैठा दिया गया। और फाउंडर को कोई फ़र्क पड़ा हो इससे? उसके बाद तो बहुत पैसा है, उसने अपने स्टार्टिंग में जो शेयर वेयर बेच बाज के उन्हें बहुत अच्छा पैसा अंदर कर लिया। मेरे ख्याल से इस कंपनी को बंद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे फ्रॉड अगर करेंगे आप लोग और सिर्फ वैल्यूएशन के पीछे भागोगे और जो आपका जो मेन कोर जो आप कर रहे थे उसके पीछे नहीं जाओगे, तो आपको साथ यही होना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये कंपनी जो है गो मैकेनिक के फाउंडर ने जो किया वो सही क्या है गलत क्या, आप ज़रूर लिख सकते हैं। और मैं और आप तो यहाँ बैठ के डिस्कशन ही कर सकते हैं, लेकिन भाई जिन पे बीती है वो बता सकते हैं कि उनके संग क्या हुआ क्या नहीं हुआ है।